ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? पिताजी ने तो जमीन आधी आधी बांटी थी ना, कुएं के पास वाली मेरी और स्कूल के पास वाली आपकी। पिताजी गया और उनके पीछे उनकी कही बात भी चली गई। इस तरह होता है क्या भला? कागज पत्तर पर कुछ लिखवाया था क्या बाबूजी ने? किसी के हस्ताक्षर लिए थे? नहीं ना। अभी कल को वो कुआं वहां से हटाकर कोई पेड़ लगा दिया जाएगा तो पेड़ के पास की तेरी जमीन हो जाएगी क्या? कुएं के पास जिसकी जमीन रहेगी उसे खेती में बहुत मुनाफा होगा। मुझे जिस हिस्से में जमीन मिली थी पहले वहां सड़क थी, पर अब वहां स्कूल है, तो मुझे तो आज की तारीख में कोई फायदा ही नहीं हुआ। माफ कीजिएगा भैया, ससुर जी की बात मैंने इस घर में आपको ही बड़ा माना है, पर जो बात तय हुई थी सो तो तय हुई थी ना। अभी कुआं वहां से हटा भी दिया जाता तो क्या आप अपनी जमीन हमें दे देते? नहीं ना, फिर ये तो अन्याय है ना। घर के मर्दों के बीच में औरतों का इस तरह बोलना ठीक नहीं है। देख रहे हो सुमित, आज घर की चार दीवारी के अंदर अपने जेठ से जबान दराजी कर रही है, कल को बीच चौराहे में अपने पति से करेगी। तुम्हें बीच में किसने बोले को कहा रहा था? जाओ कमरे में। माफ कीजिएगा भैया, ये तो कुछ भी बोलती है। उस कुछ भी का जवाब अगर मैंने अपनी कुछ भी में दे दिया होता ना देवर जी, तो इस घर में रहना आप दोनों के लिए दुश्वार हो जाता। जिस खेत से हमारे घर में दाल चावल आता है उसमें 8 घंटे आपके बड़े भैया काम करते हैं। आप तो मुश्किल से 4-5 घंटे खेत में रहते हैं, वो भी बस उनका हाथ बटाने के लिए। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो या दूध दही का हिसाब कभी मांगा है क्या? इसी तरह घर के मर्दों के बीच में भी बोल पड़ी होती ना, तो ये घर कब 2 हिस्सों में बढ़ जाता पता भी नहीं चलता। माँ जी बाबूजी के जाने के बाद हम दोनों ने तुम्हें अपने बेटे और राधा को अपनी बहू के समान समझा है। जो तुम्हारे भैया कहते हैं उसे मान लो। अगर इन्हें कोई धोखाधड़ी करनी होती तो सारी जमीन हड़प कर बैठ जाते, तुम्हें 1/3 हिस्सा भी क्यों देते? भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बात करता हूँ राधा से। भैया आप जो भी फैसला ले हमें मंजूर होगा। और अपने बड़े भाई और भाभी को समझाने के बजाय सुमित कमरे में जाकर राधा को ही समझाने में लग जाता है। वो तो हमारी सारी जमीन भैया इसलिए नहीं हड़प सकते थे क्योंकि फिर पूरे बाजार में उनकी थू हो जाती। उनकी उगाई फसल भी कोई नहीं खरीदता। सरपंच आपका दोस्त है तो भैया पूरी तरह से बेईमानी आपसे वैसे भी नहीं कर सकते थे। आपको अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ना तो मत लड़िए। मुझे अपने पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र है, उसके भविष्य के लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। ठीक है, तो फिर जो इज्जत बाबूजी ने इतने सालों में कमाई थी उसे जाकर तार तार कर दो तुम। पर याद रखना, तुम्हें जमीन तो मिल जाएगी पर अपने पति से तुम हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगी। और आज फिर अपने पति की बात सुनकर राधा को खामोश होना ही पड़ता है और कुएं के पास की 1/3 जमीन सुमित और राधा को सौंप दी जाती है। कुछ दिनों बाद एक सुबह सुमित राधा से कहता है, चलो अब मैं खेत के लिए निकलता हूँ राधा, फिर बाजार जाकर खरीदारों से बात भी करनी है। सभी के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है मैंने। अब यहाँ बैठी क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ खेत चलती हूँ। साथ में किसी मजदूर को लगाएंगे तो वो अलग पैसे ले लेगा, उससे अच्छा मैं ही वो काम कर दूंगी, घर में 2 पैसे बचेंगे। जमीन उतनी बड़ी नहीं रही कि मजदूरों की जरूरत पड़े। वैसे भी खेत जोतने के बाद बीजों को रोपने का काम हो गया है, अब बस सिंचाई ही करनी है। पर हाँ, 1 से भले 2 मेरा भी मन लग जाएगा, चलो साथ में। सुमित और राधा अपने कुएं के पास वाली जमीन पर पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इस मिट्टी पर बीज बोए थे, हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी मेरे खेत को रोनते हुए कुएं तक जाने की? कोई तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पर? शुक्र मना कि तेरे खेत को आग लगा नहीं दी लोगों ने। ये जादू टोना तू ही कर रहा है ना? क्या बात हो गई मोहन भैया, मुझे बताइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक तो है ना? कुएं की चौखट पर नींबू मिर्च और सिंदूर मिला है, यानी कि कुएं पर कोई जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। अब इस कुएं का पानी पीने की हिम्मत करेगा कौन? इसलिए गांव वाले इस कुएं को बंद कर रहे हैं। क्या? लेकिन दूसरे कुएं तो मेरे खेत से बहुत दूर है और मेरे लिए तो ये कुआं ही सिंचाई का एक माध्यम है। अगर ये कुआं बंद हो गया तो मेरे खेतों में पानी कैसे आएगा? मतलब यहाँ लोगों की जान पर बन आई है, पर तुझे इससे मतलब नहीं है, तुझे सिर्फ अपने खेतों से मतलब है। लोगों में बहुत गुस्सा है सुमित, अभी जबान बंद ही रख तो फायदा है, वरना पता चला सभी का गुस्सा तेरे पर फूट पड़ा और तेरी जो जमीन है ना, ये भी इस कुएं के साथ ढक दी गई। और बेकार में हुए झमेले में बेचारा सुमित परेशान हो जाता है। कुएं के पास की थोड़ी बहुत जमीन को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है और अंदर जाना मना है का बोर्ड भी लगा दिया जाता है। सरपंच जी से आपने इस बारे में बात क्यों नहीं की? कुएं को ढकने की बात हुई थी, हमारी जमीन का हिस्सा वो कैसे कुएं के हिस्से में मिला सकते हैं? हमारी जमीन पर थोड़ी ना किसी ने काला जादू किया था, और किया भी था तो मैं इन चीजों में नहीं मानती। पहले सिर्फ मेरे भाई के खिलाफ थी तुम, अब पूरे गांव के खिलाफ हो जाओ। देखता हूँ फिर कौन है रहने देता है हमें गांव में। मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरे दुश्मन सब्जी की खेती कर रहे किसान है या फिर तुम? अपने देवर देवरानी के कमरे के बाहर खड़ी गरिमा सब कुछ सुन रही थी। इतना कुछ हो गया गांव में और मुझे खबर भी नहीं हुई, बताओ। अब समझ आया जिन्नी के पापा कहाँ खोए खोए थे। इस नींबू मिर्ची के चक्कर में अपनी जमीन का कुछ हिस्सा तो वैसे भी देवर जी खो चुके हैं, अब इस घर को भी अपने हाथ से जाता हुआ देखना पड़ेगा।
रात को राधा रसोई में जाकर खाने की तैयारी करती है और सभी के लिए खाना लगाती है। जीनी जैसे ही पहला निवाला खाती है, अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। मुझे चक्कर आ रहा है मम्मी, उल्टी भी। लगता है चाची ने खाने में कुछ मिला दिया है। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? राधा जल्दी से जाकर रसोई से नमक और अजवाइन लेकर आओ, जरूर गैस हो गई होगी इसे। राधा भागती हुई रसोई में जाती है और नमक अजवाइन के साथ गुनगुना पानी लेकर जैसे ही जीनी को पिलाने जाती है, गरिमा उसके हाथ से पानी का गिलास गिरा देती है। कुएं में काला जादू किया, अब मेरे बच्चे पर काला जादू करना चाहती हो तुम? पिछले 2 बार से मैं तुम्हें खाने में कुछ न कुछ मिलाता हुआ देख रही हूँ। इसके पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब जीनी की। ऐसे कई टोटके पता है मुझे। कुएं का जादू किया पानी जितने घर में पहुंचेगा उतने घर के दिए बुझ जाएंगे, पर उतना ही उजाला तुम्हारे घर में हो जाएगा। यही चाहती हो ना तुम? जब तक बात मुझ सकती मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिनी के पापा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब राधा मेरी बेटी के साथ गलत करना चाह रही है। गरिमा अपने हिसाब से दाव पेच खेलकर पूरे घर को भड़काने में सफल हो जाती है। 2 लाख से ज्यादा नहीं है मेरे पास। वैसे तो ये 2 लाख भी तुम्हें नहीं मिलने चाहिए थे सुमित। अगर गांव में लोगों को पता चला कि कुएं के साथ साथ अब घर के अंदर भी जादू टोने करने लगे हो तुम लोग, तो गांव वाले तुम्हें मार मार कर गांव से निकाल देंगे। पहले तो मैंने सोचा था घर को आधा आधा बांट दूंगा, पर अब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इस घर में रखने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। ये पकड़ो 2 लाख रुपए। दूसरे गांव जाना है तो दूसरे गांव जाओ, और यहीं कहीं किराए पर रहना है तो वैसे रह लो, पर इससे ज्यादा मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर सकता। और प्रेगनेंसी की हालत में राधा के सर से छत भी छीन ली जाती है। आपको लग रहा होगा ये सब मैंने किया है, आपके परिवार वालों से आपको अलग कराया, कुएं के पास काला जादू किया, और अब आपका घर भी आपसे छीन लिया। ये सब मेरी गलती है, आपको मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। मुझे पता है चाहे कुछ भी हो तुम किसी का बुरा नहीं कर सकती। ये गांव वालों का अंधविश्वास है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और भाभी हमें घर से निकालने के बाद जीनी से बातें कर रही थी जो मैंने सुन ली। ये सब भाभी की साजिश थी, पर उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और सबूत दिखाता भी तो वो तो तैयार थी पूरे गांव के सामने हमारी बदनामी करने के लिए। थोड़ी सी जमीन बची थी वो भी हाथ से चली जाती, इसलिए मैं चुपचाप वहां से निकल गया। तो अब क्या करना है? मैं यहाँ रुकूं या जाऊं? तुम चली गई तो मेरा क्या होगा राधा? और ये आने वाला बच्चा, इसके भविष्य की तो सोचो। मैं कुछ भी करूंगा पर इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो। सुमित शहर की ओर जाता है और बाजार का जायजा लेने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि मिल कहाँ रहा है भाई साहब अच्छा धनिया पत्ता। पता नहीं कितने दिन हो गए अच्छी धनिया की चटनी खाए। ना ढंग की हरी मिर्च मिल रही है, ना ढंग के धनिया पत्ते मिल रहे हैं। आपके अलावा भी कई लोगों से बात हुई मेरी, और सबका यही कहना था, पर ऐसा क्या हो रहा है? धनिया की पैदावार तो बहुत अच्छी हो रही है। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की मिस्टेक होगी, या सब्जी बेचने वाले एक बार में बहुत सारे धनिया उठा लेते होंगे जो 3-4 दिन तक मार्केट में सेल होती होगी। रोज ताजे पत्ते अगर मार्केट में आए तो बात बने। ऊपर से बीच में वेयर हाउस का खर्चा, मीडिएटर का प्रॉफिट, सब्जियों के दाम भी तो आसमान पहुंच जाते हैं। मार्केट की खोज खबर लेकर धनिया के बीजों के साथ सुमित अपने घर लौट आता है। मैंने सोचा है कि हम एक ठेला खरीदें। पहले घर से बेघर होकर किराए के घर में आए, और अब खेती के बाद ठेला चलाना ही बाकी रह गया था। ठेला चलाने से शुरुआत होगी मार्केट को अपनी ओर खींचने की। राधा, हमारे पास जो जमीन बची है उतनी नहीं है कि हम बाकी सब्जियां उगा सके, पर हरी मिर्च और धनिया पत्ता तो उगा ही सकते हैं ना। मार्केट में धनिया पत्ता जब तक पहुंचता है तब तक वो सूख जाता है, क्योंकि वो लोग धनिया पत्ते को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। ऊपर से बीच में इतने लोगों के होने के कारण उसका दाम भी बढ़ गया है। ज्यादा मुनाफा ना होने के कारण कोई भी सब्जी वाला मिर्च और धनिया पत्ते पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर हम इनकी अच्छी उपज कर लें तो बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। मतलब कि खुद उगाएंगे और खुद बेचेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ। जब आप बाजार में ठेला लेकर निकले होंगे ना, तब मैं फसल का ध्यान रखूंगी, वरना जिस हिसाब से यहाँ के लोगों ने हमसे बैर पाल रखा है, कोई ना कोई अपना दिमाग लगाने जरूर आ जाएगा। और फिर सारी फिक्र छोड़कर अपने बिजनेस को बढ़ाने में राधा और सुमित लग जाते हैं। 2 बित्ते की जमीन में धनिया पत्ते और मिर्च के अलावा और उगा भी क्या सकते थे तुम। बिल्कुल सही काम चुना है तुमने अपने लिए सुमित। वाह वाह, तेरा बड़ा भाई दाल चावल सब्जियां क्या कुछ नहीं उगा रहा, और यहाँ तू बेचारा बने हुए दाल के ऊपर छिड़कने भर धनिया पत्ते लगा रहा है। इतने में तेरा हो जाएगा गुजारा? अरे क्यों नहीं होगा भाई, 2 तो लोग हैं, आगे जाकर कोई खर्च की फिक्र नहीं है, ना अपना घर है ना बाल बच्चे। सारी खेती करने के बाद अगर कोई कोना बच गया तो वहां लोग धनिया के बीज छिड़क देते हैं, और यहाँ तो धनिया की ही रोपाई सिंचाई हो रही है भाई। आप लोग वही है ना
जो ढाबे पर जाकर अलग से धनिया पत्ते का तड़का लगाने को कहते हैं, और आज हमारी जमीन पर खड़े होकर हमें ही सुना रहे हैं। कहीं कुएं पर वो काला जादू आप लोगों ने ही तो नहीं किया था ताकि हमें कुएं का पानी न मिल पाए, हमारी जमीन भी छोटी हो जाए? क्यों मोहन भैया, इनके काम से सबसे ज्यादा जलन तो आपको होती थी। खेत पर क्या ले आया अपनी बीवी को तू? ये तो मर्दों की तरफ बोलने लग गई। अभी मर्दों की तरह हाथ भी चला देगी। मेरे हाथ की पड़ गई तो फिर भी बच जाएगा, पर तू औरत के हाथ की पड़ गई ना तो पूरा गांव मिलकर मारेगा तुम दोनों को। तो भलाई इसमें कि यहाँ से चले जाओ। कुछ दिनों में पूरा खेत धनिये के पत्तों और मिर्च से भर जाता है। अब बस इस धनिया की गठर तैयार करके ठेले पर रखना है। जितनी गठरी आप ले जा सकते हो उतनी मैंने पहले ही तैयार कर दी है, ठेले पर रख लो। मैं यहाँ खेत पर रहूं, वरना पता चला हमारी मिर्चियों के साथ किसी ने नींबू रख दिया और इस बार किसी काले पीले जादू का नाम लेकर हमारे खेत को निकल गए। सुमित ठेला लेकर बाजार चला जाता है और यहाँ राधा कुएं की ओर जाकर इधर उधर देखने लगती है। बताओ, कुआं तो अभी भी बंद पड़ा है, तो लोग मेरे पास पानी का गैलन लेने क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई, तो गांव में एक चापा नला भी तो है। जिस तरह से इसे बंद करवाया वैसे उसे भी बंद करवाना पड़ेगा। उसके बाद किसी के पास बिल्ला ब्रदर्स की दुकान पर आकर पानी खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो मान लो आज रात चापा नल पर भी उस रात की तरह हमने सिंदूर, नींबू, हरी मिर्च रख दी और ये सब तालाब जाकर पानी भरने लग गया, तब तालाब पर भी जादू करोगे क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी। तालाब का पानी ज्यादा से ज्यादा कपड़े धोने और नहाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना बनाना और खाने में तो नहीं। उसके लिए तो सबको आपके पास ही आना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर वो लोग बाज नहीं आए तो तालाब के पानी में भी केमिकल का छिड़काव कर दिया जाएगा। कुएं के पीछे छिपी राधा सब कुछ सुन लेती है। तो ये सब इन लोगों की करतूत है। इस बारे में सभी को खबर पहुंचानी होगी, पर मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? रात को अपनी सारी धनिया बेचकर जब सुमित घर लौटता है तो राधा इस बारे में बताती है। कुछ दिन पहले हमारा काम चलने दो राधा, हाथ में थोड़ी बहुत पैसे आ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं तो कहता हूँ सिंचाई के लिए अब बेकार में दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। रात को कुएं को खोलकर हम अपने हिसाब से पानी निकाल लिया करेंगे। ठीक है। रात को जब राधा और सुमित कुएं पर पानी भरने जा रहे थे, वहां पहले ही बिल्ला और टोनी पानी भरने के लिए पहुंच गए थे। सभी के लिए इस कुएं को बंद करवाने के बाद इस कुएं के पानी को ही गैलन में भर के बेच रहे हो ये दोनों। मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। इनका इलाज हम नहीं, कैमरामैन सतीश करेगा। सुमित को शहर में धनिया पत्ता बेचने के दौरान सतीश मिला था, जो एक न्यूज रिपोर्टर था। सुमित पूरी खबर सतीश को सुनाता है। ये न्यूज अगर वायरल हो गई ना तो पक्का मेरा प्रमोशन हो जाएगा भाई। वैसे तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं भी तुझे एक आइडिया देता हूँ। जिस जमीन पर तू धनिया और हरी मिर्च उगा रहा है वहां थोड़ा अदरक भी उगा ले और तैयार कर ले धनिया की चटनी। धनिया की जगह अपने ठेले पर चटनी बेचना शुरू कर दे। शहर की भाग दौड़ में औरतें चटनी पीसना ही नहीं चाहती, और ऐसे में गांव के सिलबट्टे पर किसी को पीसी पिसाई चटनी मिल जाए, आहा, कौन नहीं लेगा? इस बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं मिलेगा। फिर तो देख ले सतीश, दूसरा वायरल न्यूज गरीब धनिया के ठेले वाले का ही नाम बनाना पड़ जाए। यहाँ सतीश अपने स्टिंग ऑपरेशन शुरू करता है और वहां राधा चटनी की तैयारी। आप छोड़िए ना, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। 7वां महीना चल रहा है तुम्हारा, और कितना काम करोगी? आराम करो राधा। अब तो आराम कुछ हासिल करने के बाद ही करूंगी मैं। भैया और भाभी के घर के सामने अगर उनसे भी बड़ा घर नहीं बनाया तो क्या कमाया। वहां टेंशन फ्री बंसी मजदूरों पर खेत का काम छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ मजे कर रहा था। दूसरी तरफ सुमित दिन रात एक कर रहा था। बिल्ला का पीछा करते हुए सतीश बंसी के घर पहुंच जाता है। आपके देवर देवरानी को कुएं के पास के जमीन के कारण फायदा ना हो, इसलिए आपने मुझसे इतना कुछ करवा लिया। अब मेरी शर्त के पैसे। अरे काहे के पैसे? उसी कुएं से पानी निकाल कर सभी को मुंह मांगी रकम में बेच रहे हो तुम। अब निकलो यहाँ से। पैसे की लालच में लोग कितना गिर जाते हैं। अपने देवर की जमीन की वैल्यू कम करने के लिए पूरे गांव वालों को पानी से दूर कर दिया गरिमा ने। और अगली सुबह न्यूज हेडलाइंस के साथ गांव में पुलिस की टीम पहुंच जाती है। ये मैंने भैया के कहने पर किया था, हमें छोड़ दीजिए साहब। ये सब ये लोगों के बीच डर पैदा करवाना, ये सब गरिमा भाभी का आइडिया था। मुझे छोड़ दीजिए साहब। सभी के सामने बंसी और गरिमा की थू थू हो जाती है। उनका घर उनसे छीन कर दोबारा राधा और सुमित को सौंप दिया जाता है, जहां वो अपने बच्चे को जन्म देती है। हे भगवान, सुबह सुबह इस आलू पोस्तों का नाम सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं प्रेरणा को सुबह सुबह ये पकाना क्यों पसंद है। क्योंकि आप बोल रहे हैं ना माँ जी, आपकी बहू बंगाली है। बंगाली को ये खाना बहुत पसंद है, फिर चाहे ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो। अरे पर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, तो सुबह सुबह ये सब मत बनाया कर। अब मुझे जो खाना होगा
मैं वही बनाऊंगी ना माँ जी। आपकी तरह मुझे आलू के पराठे, पूरी, सब्जी ये सब पसंद नहीं। निर्मला मुंह बनाकर चुपचाप सोफे पर बैठी रहती है। अरे क्या हो गया धर्मपत्नी जी, आज से मुंह ढक कर क्यों बैठी हुई है? कोरोना वायरस वापस आ गया क्या? वायरस तो आपकी बहू है। इस बंगालन को इतनी बार समझाया है, लेकिन मजाल है जो ये समझे। माँ क्यों परेशान होती हैं आप? बनाने दीजिए ना उसे जो भी पसंद है। अरे तू तो चुप ही रह। मैंने तुझे मना किया था कि इस बंगालन से शादी मत कर। हम दिल्ली वाले हैं, किसी दिल्ली की लड़की से शादी नहीं की गई तुझसे। अब रोज का कलेश। हाँ, क्योंकि आपको कॉलेज करने में मजा आता है। अपना मुंह बंद रखेगी तो कॉलेज नहीं होगा। देख रहा है ना कैसे जुबान चल रही है तेरी बंगालन की। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव देखकर निर्मला को और भी गुस्सा आता है और वो पैर धमकाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। एक शाम निर्मला का छोटा बेटा राहुल उसके पास आता है। माँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, क्या बात करना चाहता है? कोई ढंग की बात बोलना। पहले उस बंगालन ने मेरे सर में बहुत दर्द कर रखा है। माँ, मुझे ना एक लड़की पसंद है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। है? कौन है? कहाँ है? और सबसे पहले तो ये बता कि वो कहाँ की है। माँ, वो साउथ इंडियन है। बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ से इस शादी के लिए बहुत बड़ी ना है। मैं इस घर में एक और बाहर की बहू नहीं आने दूंगी। पर माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं होगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अरे तू जानता है ना बेटा, सांबर के साथ गोलगप्पे का मैच कभी हो ही नहीं सकता। पहले इस बंगालन से नहीं बन रही, अब तू साउथ इंडियन ले आएगा तो और लड़ाई होगी। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस नीलिमा से शादी करूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोलकर राहुल भी वहां से चला जाता है। अब निर्मला को छोड़कर बाकी सब घर वाले राहुल के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद जैसे तैसे करके राहुल अपनी पसंद की साउथ इंडियन लड़की नीलिमा से शादी कर लेता है। ऐसे ही सुबह सुबह। अयो वड़कम मम्मी जी, क्या खाओगे आप? बताओ। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के पराठे। पराठों के अलावा भी कुछ आता है नाश्ते में बनाना कि नहीं? अयो मम्मी जी, आपको क्या खाना बताइए। वैसे तो मैं इडली, डोसा, उत्तपम ये सब खाने की शौकीन हूँ। हाँ, और तेरी जेठानी आलू पोस्तो, मिष्टी दोई इनकी शौकीन है। अयो मम्मी जी, गुस्सा क्या करती? अब बताओ आपको क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी आपके लिए। ऐसी बात है तो जा मेरे लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दे। बना पाएगी? अया इतनी सी बात, मैं यूं गया और यूं आया। नीलिमा जल्दी से निर्मला के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती है। चाय पीकर निर्मला को मजा आ जाता है। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। माँ जी, आज दोपहर के खाने में मैं शॉप के लिए काटी रोल और भटूरे बना रही हूँ। काटी रोल दीदी, चाल भटूरे होता है, आलू की सब्जी के साथ भटूरे होता है, रोल के साथ भटूरे कौन नहीं खाता? अरे ये तो पता नहीं क्या क्या खाती है। जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। मेरे खाने के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ जी आपको। अरे क्यों ना कहूँ, कभी हमारी पसंद का कुछ बनाया तूने? तो मैं क्या करूँ? अगर आप लोगों को मेरी पोषण का खाना पोषण नहीं तो मैं वही बनाऊंगी ना जिसे खाकर मेरा तो पेट भरे। अयो मरगन, लड़ाई क्यों करती है? आप दोनों माई हो ना। मम्मी जी आप मुझे बताओ आपको क्या खाना है, मैं बना कर देगी आपको। अरे तू तो रहने दे, तुझे भी पराठे और सांभर के अलावा कुछ बनाना आता नहीं। अयो मम्मी जी अब बताओ तो सही खाना क्या है, मैं सब बना सकती हूँ। ठीक है, तो आज मेरे लिए बढ़िया से दाल चावल बना दे। पता नहीं कितना वक्त हो गया घर में दाल ही नहीं बनी। हाँ तो मैंने तो कभी बनाया नहीं दाल। ये आपका नया बहु साउथ इंडियन यही बना सकता है सब कुछ। प्रेरणा मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और नीलिमा भी प्रेरणा के पीछे रसोई में जाती है। अयो वैसे दीदी, अब मम्मी जी से इतना लड़ती क्यों आओ? तुमने कभी गौडे के सर पर सींग देखा है? कैसा मजाक कर रही हो? अयो गधे के सर पर कभी सींग होती क्या? तो ठीक वैसे माँ जी को बॉस एक मौका चाहिए, मुझे मेरा बोंगल होने का ताना देने के लिए और मेरे खाने को बदनाम करने के लिए। अयो इन दोनों बातों का भला क्या मेल हुआ? देखो दीदी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब आप भी ना कभी कभी ज्यादा बोलती हो। तुम अभी नई नई आई हो ना बॉस, इसीलिए सब अच्छा लग रहा है।
थोड़े दिन पुरानी हो जाओगी, तुम्हें भी रोज ऐसे ही ताना सुनाया जाएगा। अय्या ये बात है। चलो कोई नहीं, देख लेते फिर क्या होता है क्या नहीं होता जी। अब प्रेरणा अपने रोल के साथ भटूरे बनाती है और नीलिमा सबके लिए बढ़िया सा छौंक लगाकर दाल चावल। खाना बनने के बाद टेबल पर लगा दिया जाता है। आज के दाल चावल मैंने बनाए और ये काटी रोल भटूरे दीदी ने बनाए। अब आप लोग ट्राई करके बताओ कौन सा बढ़िया बना है। अरे बंगाली खाना तो हर दिन ही खाता है, आज तो हम साउथ इंडियन बहू के हाथ के बने दाल चावल खाएंगे। हाँ वैसे भी दाल चावल काफी दिन बाद मिले हैं और ज्यादा डिलीशियस भी लग रहे हैं। मुझे जल्दी से खाना दे दो नीलिमा, बहुत भूख लगी है। ना यार, सबसे पहले मैं खाना मम्मी जी को दूंगी क्योंकि दाल चावल उन्हीं की डिमांड पर बना। आज डाल दे भाई मेरी थाली में दाल चावल, मैं भी तो खाकर देखो साउथ इंडियन के हाथ का स्वाद कैसा होता है। नीलिमा जल्दी से निर्मला और बाकी सबकी थाली में दाल चावल परोस देती है और सब लोग दाल चावल खाकर नीलिमा की खूब तारीफ करते हैं। एक दिन दाल चावल क्या बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे हाथ का स्वाद भूल जाओगे। हर दिन तो मैं ही आप लोगों को खाना बना कर देती थी, ये इडली डोसा मेरी जगह नहीं ले सकता। कितना जल रही है ये बंगालन, अगर साउथ इंडियन बहू ने अच्छा खाना बना दिया तो। हाँ अयो ऐसी कोई बात नहीं दीदी, अभी बहुत अच्छा खाना बनाती। लाओ अपना काटी रोल और भटूरे मेरे को दो, मैं खा कर देखती हूँ कैसा बना है। कोई जरूरत नहीं है खाने की, मैं अपने आप खा लूंगी। दीदी आपका पेट के कुआ, इतने सारे भटूरे खा लूंगी। अरे ये सब खाने के नाम पर तो ये बबला सौर बन जाती है, पता नहीं कितना खाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोबला शोर बोलने की। अरे फिर से बोलकर बताऊं क्या? खाने का सारा मूड खराब कर दिया आपने माँ जी, वैसे मैं अपने कमरे में ही खाना खाऊंगी। प्रेरणा गुस्से में थाली उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और निर्मला मुस्कुराती है, लेकिन ये सब देखकर नीलिमा मन ही मन सोचती है। अयो मामला बहुत ज्यादा खराब, मैं नहीं चाहती मेरे परिवार वाले रोज खाने को लेकर इससे लड़े। मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी। ऐसे ही अब अगले दिन से प्रेरणा जो भी बनाती थी वो चुपचाप अपना सारा खाना कमरे में ले जाती थी और वहीं खाती थी। एक दिन जब प्रेरणा खाना लेकर जा रही थी, जल्दी ले जा बहू, कहीं कोई छापा ना मार दे तेरे खाने पर। आपका टोकना जरूरी होता है कि माँ जी, मैंने आपसे कुछ भी कहा फिर आप क्यों मुझे बार बार बोलती है। अयो क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है आप दोनों। होना क्या है, तुम्हारी प्यारी मम्मी जी मेरे खाने को लेकर टोक रही है। मैंने कहा टोका, ये खाना लेकर ऐसे जा रही है जैसे चोर तिजोरी में से सोना चोरी करके भाग रहा हो। मम्मी जी अब क्यों दीदी को बार बार बोलती। जाइए दीदी अब जाकर खाना खा लीजिए। अब कुछ नहीं बोलेंगी आप माँ जी। अरे अब क्यों बोलेंगी, अब तो आपकी लाडली बहू ने जाने का परमिशन दे दिया ना मेरे को। हाँ है नीलिमा मेरी लाडली, बता क्या करेगी। तेरे जैसे तो नहीं है ना जो अपनी पसंद का खाना बनाती है, हर दिन हमारी पसंद का खाना बनाती है हमारी साउथ इंडियन बहू। अरे तो जो मैं बना सकती है वो ये थोड़ी ना बना सकती है। अरे बड़े मेरे सामने इसकी तारीफ करने वाले। अये जो दीदी, पर मुझे मिष्टी दो, आलू पोस्तो, काठी रोल, रसगुल्ला ये सब भी बनाना आता है। आपको होगी तो मैं वो भी बना दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम सास बहू आपस में घुल मिल कर रहो। मुझे अपने बीच में घोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये गोलगप्पे और सांभर का मैच आप दोनों का ये अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही मैच हुआ है। अरे तू जा जा बंगाल, तेरे साथ घुलना भी कौन चाहता है। निर्मला के मुंह से ये बात सुनकर प्रेरणा के तन बदन में आग लग जाती है और वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या हो गया अभी प्रेरणा, क्यों आग बबला हो रही हो? मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अपना अलग घर चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, ये घर तुम्हारा ही तो है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये घर तुम्हारी माँ का है, सारा दिन बस मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे यार क्या हो गया, सास बहू में नोक झोंक तो होती रहती है। मुझे नहीं पता, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अरे बोंगालन हूं तो क्या मेरा गला दबाकर मार दोगे सब के सब मुझे। बाहर खड़ी नीलिमा प्रेरणा की ये सारी बातें सुन रही थी। अय्या अब तो बात हाथ से निकल रही, जल्दी कुछ करना पड़ेगा जिससे मम्मी जी और प्रेरणा दीदी दोनों के बीच में प्यार भरा रिश्ता बन जाए। ऐसे तो प्रेरणा दीदी पक्का घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नीलिमा के होते हुए ये कभी नहीं होगा। अब ऐसे ही अगले दिन नीलिमा अपने हाथों से सबके लिए बंगाली खाना बनाती है, जिसे देखकर प्रेरणा भी खुश हो जाती है। क्या बात है,
आज बंगाली खाना। जी दीदी, आपके लिए बना है, आपको पसंद है ना ये खाना? पर तुम्हारी मम्मी जी को तो पसंद नहीं है, उनको क्या बोलोगी? अय्यो, आज उनको भी यही खाना खिलाऊंगी मैं। इम्पॉसिबल, वो कभी बंगाली खाना नहीं खाएगी। आप देखती जाओ बस। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और नीलिमा बिना बताए सबसे पहले खाना निर्मला की थाली में परोस देती है। निर्मला जैसे ही बंगाली खाना चखती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे बहू, ये कौन सी सब्जी बनाई है तूने? ये तो बहुत ज्यादा स्वाद बनी है। अय्यो, ये बंगाल के फेमस आलू दम माँ जी, मजा आया ना आपको खाकर? क्या बकवास कर रही है? तूने धोखे से मुझे बंगाली खाना खिला दिया। तो क्या हो गया मम्मी जी, मुझे पता आपको बंगाली खाना पसंद आ गया। और अगर ये बंगाली खाना है तो इसका मतलब ये तूने नहीं, प्रेरणा ने बनाया होगा। मैंने ही बनाया और आपने खाया भी, और आपने इसका तारीफ भी किया। सच में खाना तो बहुत स्वाद बना हुआ है। मजा आ गया भाई आज तो खाकर। लेकिन तूने ये बनाया क्यों, यह बता मुझे। अय्यो, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों की पसंद का खाना बनाती, वैसे प्रेरणा दीदी भी तो परिवार का सदस्य है ना, तो उसकी पसंद का ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी। इस बंगालन की पसंद का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसने कभी हमसे परिवार जैसा रिश्ता बनाकर रखना ही नहीं चाहा। आपने तो मुझे श्योर आंखों पर बैठा कर रखा हुआ है ना माँ जी। अरे तू तो रहने दे, तेरा कितना भी कर लो तुझे कभी पता ही नहीं चलने वाला। और लड़ाई नहीं करने का, चुपचाप बस खाना खाना। और प्रेरणा दीदी, आज आप अपने कमरे में नहीं, यहीं पर बैठकर खाना खाओगी। अगर इनके साथ बैठकर खाना खाऊंगी ना तो खाने से ज्यादा मेरे को गालियां खानी पड़ेगी। अय्यो, मेरे पे भरोसा रखो वेंकटा, कुछ नहीं होगा। अब बैठो खाना खाओ, मैं खिलाएगी आज आपको खाना। नीलिमा जबरदस्ती प्रेरणा को सभी के साथ बिठा देती है और बहुत दिनों बाद प्रेरणा को पूरे परिवार वालों के साथ बैठकर अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग चले जाते हैं तब प्रेरणा नीलिमा से कहती है, थैंक यू नीलिमा, तुम्हारी वजह से बहुत दिनों बाद आज परिवार के साथ बैठकर खाना खाया है। दीदी, मैंने कहा ना, नीलिमा सबको एक करके मानेगी। ये कुछ ज्यादा हो गया। ऐसा कभी नहीं होने वाला। गोलगप्पे के साथ सांबर का मैच तो हो गया, लेकिन रगड़े का नहीं हो सकता। अय्यो, अगर खाने गोलगप्पे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? गोलगप्पा सांबर के साथ है, रगड़े के साथ है, पानी के साथ है, या फिर सूखी पापड़ी है। नीलिमा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन नीलिमा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करने का। आप बोल बहू, क्या बात है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? ज्यादा कुछ ठीक ठाक है मम्मी जी। मैं ये कहने आई थी, आज आपको ना बंगाली साड़ी पहननी है। तो पागल हो गई है क्या? मैं क्यों बंगाली साड़ी पहनूंगी? क्योंकि आज प्रेरणा दीदी का बर्थडे, आज हम उनको सरप्राइज देंगे बंगाली स्टाइल में। अरे उस बंगालन को सरप्राइज देने के लिए मैं उसके रंग रूप में नहीं ढलने वाली। मैं तो अपनी साड़ी को अपने तरीके से ही पहनूंगी। मान जाओ ना मम्मी जी, मैं भी तो पहन रही हूँ, अब भी पहन लो, कुछ नहीं होता। नीलिमा जैसे तैसे करके निर्मला को बंगाली साड़ी पहनने के लिए हाँ करवा लेती है। शाम को घर में नीलिमा एक सरप्राइज पार्टी प्लान करती है। प्रेरणा जो कि दोपहर से ही शॉपिंग पर गई हुई थी, शाम को जब वो घर में आती है तो सभी लोग एकदम से उसके सामने आते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। हैप्पी बर्थडे प्रेरणा, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। अरे बाबा, हम तो डर गए, इतना बड़ा सरप्राइज। अय्यो, इस सरप्राइज के साथ हम सबको भी तो देखो, आज सब ने बंगाली कुर्ता पहना। मैं और मम्मी जी, हमने तो बंगाली साड़ी पहनी आपके लिए। आप दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में। अब बताओ, कोई मुझको देख कर बोलेगा मैं साउथ इंडियन? लग रही है ना एकदम बंगाली। सत्ती, तुम तो पूरी बंगाली लग रही हो। पता नहीं कब तक ये बंगाली साड़ी लपेट कर रखनी पड़ेगी। चलो चलो, केक कट कर, तब बड़ा मजा आएगा। नीलिमा सबको केक कट करने के लिए ले जाती है। इसके बाद सभी परिवार वाले प्रेरणा का जन्मदिन मनाते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। सब सही जा रहा था, लेकिन एक दिन फिर से निर्मला और प्रेरणा की जबरदस्त बहस हो जाती है और प्रेरणा गुस्से में बोलती है, बॉश, बहुत हो गया, अब मैं एक और मिनट इस घोर में ना रुकेगा, मैं ये घोर छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू कल की जाती आज जा, आज की जाती अभी जा, मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। अरे प्रेरणा भाभी, आप क्या कर रहे हो? प्लीज घर छोड़कर मत जाओ आप। तुम तो रहने दो राहुल, तुम्हारी माँ को बॉस तुम्हारा बीवी नीलिमा का जरूरत है, मेरा नहीं। अरे बहू, जरा ठंडे दिमाग से सोचो।
अरे जरा सी लड़ाई को इतना क्यों बढ़ा रही हो? माई नैब बढ़ा रही है, लेकिन मैं तो लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। जॉब से मैं शादी करके इस घर में आया और दिन मेरे खाने को लेकर, पहनावे को लेकर, मोंगालन होने को लेकर पता नहीं माँ जी मुझे कितने ताने देती है। इतना कहकर प्रेरणा अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करके निकल जाती है। तभी उसके पीछे पीछे नीलिमा भी हाथों में बैग लेकर आती है और नीलिमा का बैग देखकर निर्मला कहती है, तू कहाँ जा रही है? तुझे किसने कहा है घर से जाने के लिए? अयो, जहाँ प्रेरणा दीदी रहेगा मैं भी वहीं रहेगा। पर क्यों, किस लिए? इस बंगालन के साथ धक्के खाने की तुझे क्या जरूरत है? क्योंकि जिसे आप बार बार बंगालन होने का ताना दे रही है वो मेरी जिटानी है, मेरी बड़ी बहन जैसी। बड़ी बहन हमेशा माँ समान होती है। माँ घर छोड़कर जाएगी तो बेटी भला इस घर में कैसे रह पाएगी? नीलिमा, तू चुपचाप अपना सामान अंदर रख दे और इसको जहाँ जाना है। मम्मी जी, अब कब तक ऐसे ही लड़ती रहोगी? पहले मेरे ये बताओ। रहने दो नीलिमा, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अयो दीदी, पहले आप अपना सामान रखो, मुझे बात करने दो। आज तो मैं इस लड़ाई को खत्म करके रहेगी। नीलिमा प्रेरणा के हाथों से सामान लेती है और साइड में रख देती है, जिसके बाद वो सभी लोगों को एक साथ बिठाती है और कहती है, एक बात बताओ, मेरी भी दो हाथ, प्रेरणा दीदी की भी दो हाथ, मेरी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, उनके अंदर भी दिमाग, मेरे अंदर भी दिमाग, तो फिर वो मुझसे अलग कैसे हुई? बोली का, विचारों का और भी कई चीजों का फर्क है बहू तुम दोनों में। जो ये बंगालन कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे साथ कभी मैच ही नहीं हो सकता। पर मम्मी जी, जब आप मौका नहीं देगी दीदी को अपने आप में डालने का, तो बताओ दीदी भला कैसे डालेगी? मम्मी, नीलिमा बिल्कुल सही कह रही है। आप हमेशा भाभी को बस ताना ही मारते रहते हो। आपने कभी उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। अगर आप एक बार मेरी बीवी की बात सुनेंगे, समझेंगे, उसे कुछ बताएंगे तभी तो वो कुछ करेगी ना। लेकिन आप हमेशा उसके अंदर बस कमी निकालती रहती हैं। बच्चे सही कह रहे हैं निर्मला, अरे कब तक लड़ोगी? दोनों बहुएं घर की रौनक है। अगर एक रौनक घर से चली गई तो घर सूना हो जाएगा। मम्मी जी, अब एक बार प्यार से दीदी को समझा कर देखो। वो बंगालन हो, क्रिश्चियन हो, बिहारन हो, कोई भी क्यों ना हो, जब उसे माँ जी से प्यार मिलेगा ना, तो वो भी खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं पाएगी। और दीदी आप भी हर बात में मम्मी जी के साथ लड़ने के बजाय उनकी कुछ बातें सुनना सीखो, समझना सीखो, वरना इस रिश्ते से खटास कभी नहीं निकलेगी। दोनों को अपनी गलती समझ में आती है और हर बात पर एक दूसरे को ताने कसने की बजाय अब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के रंग में ढल जाती हैं।